हुई, तमाम तरह के स्टेटमेंट लोगों के आए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये ऐसे नेता हैं कि जिनका कोई जनाधार नहीं था, सब तमाम बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का जवाब लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब तो आप राष्ट्रवादी थे, लेकिन यहां पे आके क्या आपका राष्ट्र प्रेम कम हो गया है क्या? क्योंकि बीजेपी का जो आईटी सेल है या बीजेपी के जो नेता है वो सबसे बड़ी चोट इसी बात को लेकर कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रह करके मैंने ये अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे आम जनता की आंख में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करने का विश्वास करते हैं। इनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इनका जो कार्यक्षेत्र आया देखने में, इन्होंने भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का अधिकार अजगर की तरह निगलने का प्रयास किया। 24% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 54% पिछड़े वर्गों के आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। कैबिनेट में राष्ट्रीय नेताओं के सामने समय समय पर मैं अपना इस पर आपत्ति भी जाहिर की। बात सुनी जरूर गई, लेकिन सकारात्मक कोई परिणाम नहीं है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा, अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी जी, जिसमें 19,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। पिछड़ा वर्ग भारत सरकार ने उस पर अपनी संतुष्टि पत्र भी मुख्यमंत्री को भेजा और उस पत्र में ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित पदों की भर्ती ही किया जाना। नहीं तो क्या ये बात आपने जब चाहिए आप मंत्री थे और जब ऐसी बात सामने आई तो क्या उस वक्त आपने ये बात कैबिनेट के माध्यम से या जो भी पार्टी के हाईकमान नेता थे आपने उनसे ये बात रखी? आपने सही सवाल किया राजवीर जी। हमने आपको पहले ही कहा, बिना पूछे आपके मैंने बता दिया। कैबिनेट में और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों के सामने समय समय पर मैंने अपनी बात रखी। एक उदाहरण देता हूं अभी आपको। पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दम्भ के साथ कहते हैं कि मैंने उसको संवैधानिक दर्जा दिया जी, उसी पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति है शिक्षकों की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कि 19,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती की गई है, जो सर्वथा भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है। अतः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका परीक्षण कराया। परीक्षण के बाद इस बात को स्वीकार किया कि गलत, कि 19,000 के सापेक्ष नहीं बल्कि 6,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है। हम मुख्यमंत्री के परीक्षण को ही मान लेते हैं। अगर 6,000 पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है तो उस 6,000 पदों पर ही आपने आरक्षित वर्गों की तैनाती अभी तक क्यों नहीं की? एक चीज। दूसरी चीज, एक प्रस्ताव कैबिनेट में आया जिसका मैंने कड़ा विरोध किया था। बिना किसी आवेदन मांगे और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया। चूंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। मैंने कड़ा विरोध किया। मेरे विरोध पर मुख्यमंत्री मेरा साथ दिए। अपर मुख्यमंत्री को डाली पिलाई कैबिनेट में लाया था। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? लेकिन उस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किए। नतीजा हुआ कि उस प्रस्ताव को आधार मान करके पिछले 7-8 महीनों से लगातार मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है। उसमें एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है ही नहीं। तो अच्छा, आप और जबकि चाहिए ये, अगर ये प्रस्ताव लाते भी तो एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीनों बार में अगर कोई अभ्यर्थी नहीं आता तब ये प्रस्ताव आता है। बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले इस तरीके से प्रस्ताव लाया जो सरासर संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है।
और साथ ही साथ अब तक जो अनमन्य व्यवस्था रही उसके भी विपरीत है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि अति अगड़ावाद की वजह से ये सब हुआ, तो क्या अति अगड़ावाद की वजह से ये पिछड़ा वर्ग इस बार एक साथ आएगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए, हमने जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिन मुद्दों पर हमने इस्तीफा दिया, सरकार का न मुख्यमंत्री, न कोई मंत्री, न केंद्रीय नेतृत्व, किसी ने उसका खंडन करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि सच सच होता है। और साथ ही साथ होता यह है, संवैधानिक व्यवस्था जी, कभी कभी बैकलॉग भर्तियां होती हैं। अगर अनुसूचित जाति के पद या अनुसूचित जनजाति के पद या पिछड़े वर्ग के आरक्षित पद पूरे फुलफिल नहीं होते तो बैकलॉग के माध्यम से कभी कभी भर्तियां की जाती हैं। इन्होंने ठीक उल्टा कर दिया। अब सामान्य वर्ग के लोगों की बैकलॉग भर्ती कर रहे हैं। अभी अभी पीजीआई में लगभग 55 पदों पर एक ही वर्ग जाति विशेष के लोगों को तैनाती दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग क्या केवल वोट देने के लिए हैं? क्या भाजपा की सरकार बनाने के लिए हैं? और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए मैंने चेतावनी दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित और पिछड़े बना सकते हैं, वही दलित पिछड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। अच्छा, बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनका ये कहना है कि इस बार राजनीतिक जमीन आप लोगों की खिसक गई थी, आप समेत जो दो और मंत्री समाजवादी पार्टी में गए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, और ये एक बड़ी वजह रही कि आपने राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए इसलिए पार्टी छोड़कर आप दूसरी पार्टी में चले गए। देखो, ये छोटी सोच के लोग छोटी बात करते हैं। हमने जो आरोप लगाया इसका क्यों नहीं जवाब देते? दाएं बाएं क्यों झांकते हैं? जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अधिकतर निकल गए, इसका जवाब क्यों नहीं देते? जो मेडिकल कॉलेज में एक जाति वर्ग विशेष की भर्ती कर रहे हैं, इसका क्या जवाब नहीं देते? जो पीजीआई में बैकलॉग की भर्ती के नाम पर सीधे सीधे एक उच्च वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, इसका क्यों जवाब नहीं देते? आखिर भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो आरक्षण व्यवस्था है उसको तो सबको मानने की बाध्यता है। यह सरकार तो उसको भी खत्म कर रही है, भारतीय संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से निकल रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को तार तार कर रही है। और इनको ये भूल जाना चाहिए कि 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। ये बात 14 साल तक सत्ता में नहीं रही। सत्ता में तब आए हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य लाखों लाख हजूम के साथ बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए। और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है कि अगर मेरे साथ आने वाला लाखों का हजूम आपको प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाने में मदद कर सकता है, तो वही लाखों का हजूम अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगा। अच्छा, आपको लेकर सर मायावती ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये केवल दिखावा है और राजनीतिक पहचान आपकी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दी गई। नेता आप वही थे, जब से बहुजन समाज पार्टी आपने छोड़ी आप केवल बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे कहीं कुछ ऐसा नहीं। देखिए बहन मायावती जी को बहुत मैं उनको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तो उन्होंने महत्व दिया, लेकिन नेता मैं पहले भी था। 1980 में मैंने विश्वविद्यालय छोड़ा इलाहाबाद, और विश्वविद्यालय छोड़ने के 6 महीने बाद मैं 1980 के अंत से 85 तक युवा लोक दल का प्रदेश महासचिव था। मुलायम सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो इनके साथ मैं 89 तक प्रदेश का महासचिव रहा। इत्तेफाक से कहीं किसी बात पे अनबन हुई, मैं 89 में लोकदल में ही रह गया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय मैं प्रदेश का मुख्य महासचिव था। वीपी सिंह मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद जब प्रधानमंत्री पद से छोड़ करके बाहर आए तो हमने उस समय रामनिवास कुशवाहा जी के नेतृत्व के लोकदल को, बहुगुणा जी चूंकि इस पार हो गए तो उसके बाद रामनिवास कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनके नेतृत्व के लोकदल को मैंने जनता दल में विलय कराया था, जिसमें माननीय वीपी सिंह जी, शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी, ये सारे बड़े बड़े नेता आए थे उस कार्यक्रम में,
जिसमें मैं जनता दल में विलय कराया था, और उसमें तब से लेकर के मैं जनता दल में महामंत्री था। और साथ ही साथ एक मौका ऐसा आया जी जब किसी बात को लेकर के मैं समाजवादी पार्टी और जनता दल के पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के गठबंधन का कड़ा विरोध किया, और उस कड़े विरोध को उसमें मीडिया ने बहुत हाईलाइटेड किया। जिस खबर को पढ़ करके बहन ने मेरी खोज कराई कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है जो समाजवादी पार्टी और जनता दल के गठबंधन का इतना कड़ा विरोध कर रहा है। अच्छा, मौजूदा समय में सर बसपा की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह से बहन मायावती जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, या तमाम राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी से इंटरनल मिलकर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, तो क्या इस बात में सच्चाई आपको दिखती है क्या? अब देखिए, मैं किसी प्रकार का आरोप सुश्री बहन मायावती जी नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये एक आरोप जो मैंने पहले लगाया था उस पर आज कायम हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी की दुर्दशा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन से हटकर दलित और पिछड़ा विरोधी काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी का इन्होंने नारा बदल दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और इन्होंने नया नारा इजाद कर दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से तैयारी उसकी होगी जो बाहुबली होगा, धनबली होगा, हर चीज से सक्षम होगा, जो गरीब है, कमजोर है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, चाहे अनुसूचित जात का हो, चाहे जनजात का हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, वह तैयारी में पीछे हो जाएगा। अन्यथा ये मानवर कांशीराम के विचारों के विपरीत था, क्योंकि मानवर कांशीराम ने बीएसपी का गठन इसलिए किया था कि ये बहुजन समाज पार्टी हैव्स नॉट के लिए काम करेगी, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ है, उनके लिए राजनीति करेगी, उनको सत्ता सम्मान में सत्ता शासन में पहुंचाएगी और उनको सम्मान दिलाएगी। अच्छा, आप किस भरोसे कहते हैं कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को अब 28 साल का वनवास होगा और अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, चुनौती है आप सब लोगों के लिए, आप पूरे गठबंधन के लिए, कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था, या दलित वोट बैंक एक अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था, तो आपको कैसे उम्मीद है कि ये सब वापस आएगा? अरे चले तो हम भी गए थे, वापस आएगी नहीं? तो जो भी गए थे सब वापस आएंगे, और जो वापस आएंगे वही भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये पूरा कॉन्फिडेंट है आप? यस, कॉन्फिडेंट। तो एक समाजवादी पार्टी को लेकर भी एक सवाल उठते हैं कि कभी ऐसी तमाम परिस्थितियां आई जिसको लेकर जो खास तौर पे अगर बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर उन्होंने कई ऐसे काम किए कि जिसपे सवाल उठे, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो। तो आप क्या इन सब चीजों से अस्वस्थ हैं कि आप लोग हैं? कभी कभी जाने अनजाने हर कोई गलती हो जाती है, तो भूल सुधार उसका रास्ता होता है। प्रमोशन में आरक्षण श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में खत्म किया था। मैं उसमें नेता विरोधी था। इस प्रकरण को लेकर के मैंने हर स्तर पर मोर्चेबंदी की, यहां तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बात भी किया। बात करते ही अखिलेश जी ने इस बात को स्वीकारा, अरे ये कैसे हो गया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो भूलवश था आप मानते हैं? उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि गलत हुआ। तो हमने कहा अगर आप जानते हो कि गलत हुआ और आपकी जानकारी में नहीं है तो आप इसको वापस करो। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी बुलाया और कभी प्रमोशन में आरक्षण का आदेश गलत हो गया, इसको वापस होना चाहिए। इसलिए जितने भी डिमोट किए गए हैं सबका प्रतिवेदन लो और बारी बारी से सबको वापस करो। तत्काल आदेश हुआ, मेरे सामने आदेश हुआ और सब वापस हुए भी। अच्छा, बीजेपी के लोग इस बात को लेकर बड़ा तंज कर रहे हैं कि जो आप हो, धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह चौहान हो, या आपके साथ और कई विधायक भी वापस आए, आपके साथ आए, तो उनका ये कहना है कि आप लोग तो गए हैं
लेकिन आपके साथ वोट नहीं गया है। अब ये तो 10 मार्च बताएगा ना, जब भारतीय जनता पार्टी पैदल होगी, सरकार से बाहर जाएगी, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, तब इनको पता लगेगा कौन गया और कौन नहीं गया। अच्छा, आपने मंच से एक बड़ी बात कही कि आपके लिए परिवार में बच्चे बेटे ये सब नहीं है, सबसे पहले आपके लिए सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आपकी राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन इसके बावजूद जो है, ये मुझे लगता है पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है कि चूंकि हम लोगों ने भी बड़ी करीब से आपकी राजनीति देखी है, तो ऊंचाहार का जो क्षेत्र रहा है वहां पे एक आपने बड़ा संघर्ष किया राजनीतिक रूप से, वहां बहुत लड़ाई भी ली। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वहां से आपके बेटे उत्कर्ष लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चूंकि अब मैं समाजवादी पार्टी में हूं, और कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये हर राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता है। लड़ेगा या नहीं लड़ेगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। हमारा मकसद बेटी और बेटा को टिकट दिलाना नहीं है। हमारा मकसद है, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के साथ जो जनजातीय अत्याचार किया, अन्याय किया, किसानों को खुले आसमान के नीचे 1 साल तक बैठने का मजबूर किया, नौजवान बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठगी का काम किया, और इनकी गलत नीतियों से जो हमारा छोटा व्यापारी है, लघु सूक्ष्म मध्यम व्यापारी है, वो आज सड़क और चौराहे पे आ गया। इनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर से वनवास जाना पड़ेगा, सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, सपा की सरकार बना करके जो इन्होंने गलतियां की हैं उसको पटरी पर लाना होगा। अच्छा, निजीकरण और आउटसोर्सिंग को लेकर आपने बड़ा विरोध किया कि इससे जो है, जो एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब की व्यवस्था है, उस पर एक कुठारघात हो रहा है। ये अगर सरकार आपकी बनती है, आप सरकार में आते हैं, तो इस पर क्या बैन लगाएंगे पूरी तरह से? देखिए, मैंने अपनी कैबिनेट में भी इस बात को उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग से बात किया था कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था यह बेरोजगार नौजवानों के हित में नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार की कमी भी नहीं होती। आर्थिक भार उतना ही होता है, आधा मिलता है कर्मचारी को, आधा मिलता है आउटसोर्सिंग कंपनी को। यानी मेहनत करता है एम्प्लॉई, और बैठे बैठे मजा मारता है आउटसोर्सिंग कंपनी वाला। इसमें बिचौलिए मोटे हो रहे हैं, और जो नौजवान है वो शोषण का शिकार हो रहा है। इसलिए नौजवान को पूरी पगार मिले, इसलिए सीधे भर्ती करिए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करिए। और मैंने बाद में पता किया, आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े आईएएस के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं का उन पर आशीर्वाद है, और वो अनायास मतलब खजाना उत्तर प्रदेश सरकार का, मेहनत बेरोजगार नौजवान का ले और कोई जा रहा है, माल खा रहा है वो। तो ये बिचौलियों का सिस्टम खत्म होना चाहिए। और दलाली सिस्टम क्यों? एक और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम अगर किसी कल्याणकारी योजना का किसी को लाभ देते हैं तो 100% जाएगा उसी खाते में, और दूसरी तरफ सीधे सीधे बेरोजगार नौजवानों के साथ ठगी हो रही है। मेहनत वो करते हैं, 8 घंटा काम वो करते हैं, और घर बैठे माला माल होते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी वाले। इसलिए आउटसोर्सिंग कंपनी खत्म होनी चाहिए और सीधे भर्ती होना चाहिए। अच्छा, एक ये बात भी मुझे लगता है प्रदेश जानना चाहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव कहां से लड़ेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका क्षेत्र कोई और था, आपने एक नई परिपाटी शुरू की। बहुत कम राजनीति में ऐसे नेता हैं जो अपना बना बनाया क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी जगह से लड़ जाते हैं। आपने इसका एक सेटअप दिया, इसका एक एग्जाम्पल दिया, तो इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर इस बार चुनाव कहां से लड़ेंगे। देखिए,
1980 के बाद युवा लोकदल का प्रदेश महामंत्री, लोकदल का प्रदेश महामंत्री, लोकदल का मुख्य महासचिव, जनता दल का प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव, फिर उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महासचिव, कुल मिलाकर के इतने लंबी राजनीति में 1980 से शुरू किया और आज है 2022, लगभग 42 साल। बताइए। मैंने उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, मालूम नहीं कितनी कितनी बार मेरे दौरे हुए। उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला मेरा अपना घर होता है। कहीं भी लड़ जाएंगे, हर जिले में कहीं भी जाते हैं, पार्टी से अलग हजारों की तादाद मेरे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। और यही कारण है आज भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही है। वो जानती है, भले वो ठीक से उसको स्वीकार न करे, वो जानती है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी छोड़ने तक नंबर 3 पर थी। मैं जब तक बहुजन समाज पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी। उस समय नंबर 2 समाजवादी पार्टी थी, नंबर 3 पर भारतीय जनता पार्टी थी। जैसे बहुजन समाज पार्टी छोड़ा, मीडिया वालों ने ही रात 1 बजे दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एकाएक बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त किया। यानी मेरे आने के बाद इनका 14 साल का वनवास भी हटा और साथ ही साथ पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का एक रास्ता भी क्लियर हुआ। अच्छा, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है। संघमित्रा जी सांसद हैं, बदायूं से, बेटी हैं आपकी, आपके साथ रहती हैं। एक ही घर में 2 विचारधाराएं अभी तो फिलहाल यही चल रही हैं। तमाम लोग, तमाम पत्रकार भी आते हैं आपसे, आपके पास इस पे बात करते हैं, तमाम पार्टी के लोग भी ये कहते होंगे। तो इस बात को कैसे लेते हैं? हालांकि आपने कहा कि भाई बेटी है, उनकी अलग विचारधारा है, वो अपने हिसाब से, लेकिन एक ही घर में 2 विचारधारा के लोग रह रहे हैं। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचारों के अनुरूप जीने का अवसर है। कौन कहां रहेगा उसे खुद तय करना है। और साथ ही साथ क्योंकि वो स्वयं बदायूं की सांसद है, इसलिए उन्हें क्या निर्णय लेना क्या नहीं लेना है वो उनका विवेक है। और आपको मैं बता दूं जी, जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैंने ना डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से बात किया था, ना हमने दारा सिंह चौहान से बात किया था, ना ही अपने दर्जन भर विधायकों से बात किया था। ये आपका खुद का अकेले का निर्णय था? ये निर्णय अकेले का होता। और जब बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था तो किसी को हवा तक नहीं लगी थी। वो मीडिया चैनल में जब खबर चली तो उस पीसी में भी हम लोग तो हमारे साथ बैठने वाले तक नहीं जान पाए। वो विधानसभा में वो प्रेस जो थी उसमें हम लोग, तो इसलिए हम राजनीतिक निर्णय किसी से पूछ नहीं लेते हैं। हम हमेशा दलितों और पिछड़ों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जब भी उन पर कुठाराघात होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़े दुश्मन बनकर के उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए विचारों से कोई समझौता नहीं। हमारा जो एजेंडा, समाज की अंतिम व्यक्ति हम लड़ाई लड़ते हैं। अभी हमको संशोधन विभाग मिला था और आज उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर रहने वाला विभाग है, क्योंकि मैंने अपने इस कार्यकाल में 1 करोड़ श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। मेरे आने के पहले मात्र पंजीयन 34 लाख था, हमने अपने कार्यकाल में 1 करोड़ 30 लाख के पार कर दिया। यानी विगत 8 सालों में 34 लाख और मेरे कार्यकाल में 1 करोड़ 30 लाख के पार। विगत 8 सालों में लाभार्थियों की संख्या 7 लाख और मेरे कार्यकाल में 1 करोड़ के पार। तो इसलिए मैं खून में लगा के काम इसलिए किया कि मजदूर समाज का अंतिम व्यक्ति है, मजदूर गरीब है, लेकिन रोज मेहनत करता है, ये बात कमाता है, खाता है। ये बात बीजेपी को समझ में नहीं आई। अब बीजेपी अगर समझती तो दलितों और पिछड़ों का हक अजगर की तरह निकलती नहीं। चलिए मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साफ तौर पे कहना है कि भले वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन जो लड़ाई
सामाजिक न्याय की, दलितों और पिछड़ों को लेकर वो लड़ते रहे हैं अब तक, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार।